पहला विश्व युद्ध जिसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि करोड़ों लोगों की जान गई। युद्ध के बाद भयानक बीमारियां फैली जिसके कारण लाखों लोग मारे गए और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ और दो देशों की लड़ाई ने पूरे विश्व को युद्ध में कैसे झोंक दिया। हमें पहले विश्व युद्ध को विस्तार से समझने के लिए इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में जानना होगा। इसकी शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया और हंगरी से 1867 में। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी दोनों देश विलय होकर एक देश बना, जहाँ के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ थे। फ्रांसिस जोसेफ मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे और उनके वारिस फ्रेंच फर्डिनेंड इस साम्राज्य के राजकुमार थे। इस युद्ध के शुरुआत के पहले ऑस्ट्रेलिया हंगरी के राजकुमार फ्रेंच फर्डिनेंड को सोफी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन राजकुमार फर्डिनेंड एक शाही परिवार से थे और सोफी एक आम लड़की थी। ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सम्राट फ्रांस जोसेफ ये चाहते थे कि राजकुमार फर्डिनेंड शाही घराने के सदस्य होने के नाते किसी शाही परिवार से अपनी पत्नी चुनेंगे, लेकिन राजकुमार को तो सोफी ही पसंद थी। आर्चड्यूक के परिवार राजकुमार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजकुमार फर्डिनेंड ने मानो ठान लिया था कि शादी तो वे सोफी से ही करेंगे। अब राजकुमार की पसंद सम्राट फ्रांस जोसेफ को मानने ही पड़ी, लेकिन उन्होंने राजकुमार के सामने एक शर्त रखी कि उनके होने वाले बच्चे कभी भी राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। इस शर्त को राजकुमार ने मान लिया और सन 1900 में राजकुमार के साथ सोफी की शादी हो गई। अब राजकुमार और सोफी की शादी तो हो गई, लेकिन चूंकि सोफी शाही परिवार से नहीं थी, इसलिए उन्हें वो सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार नहीं थे जो अन्य को थे। वियना में उन्हें शाही कार और रॉयल बॉक्स में बैठने की इजाज़त नहीं थी। राजकुमार के अंकल यानी ऑस्ट्रेलिया हंगरी के सम्राट एक ताकतवर शासक थे। 1867 में ऑस्ट्रेलिया हंगरी एक दूसरे में विलय होकर एक देश बन गए थे और इस साम्राज्य के सम्राट थे फ्रेंच जोसेफ, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। सम्राट फ्रेंच जोसेफ ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सन 1908 में बोस्निया हर्ज़गोविना नाम के 91,000 वर्ग मीटर वाले राज्य को जीत लिया। अब बोस्निया हर्ज़गोविना राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी के अंतर्गत आ गया था। बोस्निया हर्ज़गोविना राज्य में एक प्रमुख शहर है जिसका नाम साराजेवो है। यह क्षेत्र भी अब ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रेंच जोसेफ के अधीन था, लेकिन इस राज्य के कुछ लोगों को सम्राट जोसेफ की अधीनता स्वीकार नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोग क्रांतिकारी बन गए थे। इन्हीं क्रांतिकारियों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम ब्लैक हैंड था। इस संगठन में कुछ लोग सर्बिया के भी शामिल थे। यह क्रांतिकारी फ्रांस जोसेफ का सामना आमने सामने से नहीं कर सकते थे, क्योंकि सम्राट जोसेफ की सत्ता को ललकारना कोई आम बात नहीं थी। इसलिए वे किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे सम्राट को प्रभावित किया जा सके। वैसे आपको बता दें कि सम्राट जोसेफ अब 83 वर्ष के हो गए थे। वे 1848 में राजगद्दी पर बैठे थे और 83 वर्ष की आयु तक शासन करके वे यूरोप के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासकों में से एक थे। जून 1914 में कुछ महीनों सम्राट जोसेफ बीमार चल रहे थे। अप्रैल में उनकी तबीयत बिगड़ने से निकट भविष्य में राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड के सम्राट बनने की अटकलें तेज हो गई थी और अब तक उनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे। राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड अपने सम्राट द्वारा जीते गए राज्य बोस्निया के साथ अच्छा शाही रिश्ता बनाना चाहते थे। वे 28 जून 1914 दिन रविवार राजकुमारी और उनकी पत्नी की शादी की 14वीं वर्षगांठ थी और इसी दिन राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बोस्निया हर्ज़गोविना का प्रमुख शहर साराजेवो की यात्रा पर निकले थे। लेकिन यह यात्रा पूरे विश्व के लिए एक भयानक तबाही लेकर आने वाली थी। इस यात्रा पर जाने से पहले राजकुमार के गुप्तचरों ने उन्हें साराजेवो शहर ना जाने की चेतावनी दी, क्योंकि इस यात्रा में राजकुमार को खतरा था। आपको बता दी कि राजकुमार पर पहले भी 3 बार हमले हो चुके थे, लेकिन राजकुमार ने अपने गुप्तचरों को यह कह दिया था कि उनकी जान को तो खतरा रहता है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और इस तरह से राजकुमार ने अपने गुप्तचरों की चेतावनी ना मानते हुए वे साराजेवो शहर की यात्रा पर निकल गए, जहाँ उनकी राह वहाँ के क्रांतिकारी पहले से ही देख रहे थे। राजकुमार की इस आगामी यात्रा के बारे में न्यूज़पेपर में पहले ही खबरें छप चुकी थी, इसलिए राजकुमार के स्वागत के लिए भारी भीड़ जमना लाजमी था। 28 जून 1914 को राजकुमार अपनी पत्नी सोफी के साथ ट्रेन में सवार होकर साराजेवो स्टेशन पहुंचने वाले थे। इस जगह पर पहले से ही सैकड़ों लोग सड़कों के दोनों ओर जमा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि यहीं से शाही सवारी को निकलना था। पूरे रास्तों को झंडों और फूलों से सजाया गया था। ट्रेन साराजेवो स्टेशन पहुंची, जहां आर्चड्यूक और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बोस्निया हर्ज़गोविना के सैन्य गवर्नर जनरल ऑस्कर पोटियोरेक और साराजेवो के मेयर
फेहिम एफेंदी चुईचिर्च मौजूद थे। राजकुमार और उनकी पत्नी खिलखिलाती धूप में उतरे और उनका विधिवत तरीके से स्वागत किया गया। शाही युगल का स्वागत औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर और 15वीं आर्मी कोर वेड ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय गान को बजाकर किया। उस दिन के दौर का पहला पड़ाव सिटी हॉल था, जहां मेयर चुईचिर्च को आधिकारिक स्वागत भाषण देना था। इसके बाद राजकुमार को संग्रहालय में एक कार्यक्रम में भाग लेना था, जिसके बाद गवर्नर के घर पर दोपहर खाने में उनकी डचेस से फिर मुलाकात होनी थी। सबसे पहले राजकुमार ने स्टेशन के सामने मौजूद सैनिकों के बैरकों का संक्षिप्त दौरा किया, जहां टुकड़ियों का निरीक्षण किया गया। क्योंकि राजकुमार की पत्नी यानी सोफी एक शाही परिवार से नहीं थी, इसलिए सोफी को शाही कार में बैठने की इजाज़त पहले नहीं थी। लेकिन सारायेवो में राजकुमार सेना के इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर गए थे, इसलिए सोफी का अपने पति के साथ शाही कैरेज में सवार होकर जाना लाजमी था। इसके बाद ये शाही जोड़ा एक खुली छत वाली कार में सवार हुआ, जिसकी रक्षा करते हुए जनरल पोर्टियोरिक और फ्रांज हेरेखेच चल रहे थे। इसके बोनट पर शाही ध्वज लहरा रहा था। इसी क्षेत्र में एक नदी पड़ती जिसका नाम मिलियातास्का है। इसी नदी किनारे एप्पल घाट के साथ साथ गाड़ियों का काफिला शहर में से होते हुए बढ़ा। शहर के पूर्व में स्थित पुराने तुर्की किले के तोपों से 24 गोले दाग कर दौरा शुरू होने की घोषणा की गई। जब राजकुमार और सोफी की कार दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी गलियों से गुजरे तो कुछ लोग चिल्लाए, जीवियो, यानी कि आपकी उम्र लंबी हो। राजकुमार को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग आए होते हैं। इन्हीं लोगों की भीड़ में कुछ क्रांतिकारी भी आए हुए थे, जो आज राजकुमार का काम तमाम करने के लिए आए हुए थे। रास्ते में मोड़ आया, तब यह सब गाड़ियाँ धीमी हो गई। इसी का फायदा क्रांतिकारियों ने उठाते हुए राजकुमार की खुली छत वाली कार पर बम फेंका। लेकिन राजकुमार और सोफी की किस्मत मानो कि बम कार के बोनट से टकराते हुए पीछे की तरफ गिरा और भयंकर विस्फोट हुआ। बम फूटते ही बम फेंकने वाले शख्स ने अपनी जेब से साइनाइड की गोली निकाली और खा ली और फिर एक कैनाल में कूद गया। लेकिन वह शख्स बच गया और उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमार ने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने पीछे देखा तो कुछ अफसर और लोग गंभीर रूप से घायल थे। राजकुमार ने घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल भिजवाने का आदेश दिया और वे टाउन हॉल की तरफ रवाना हो गए। टाउन हॉल पहुंचकर राजकुमार ने अफसरों पर गुस्सा निकाला और सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। अब राजकुमार अपनी पत्नी के साथ मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ बढ़े, क्योंकि वे घायलों से मिलना चाहते थे। मिलिट्री हॉस्पिटल उसी राह पर था जिधर से वे आए थे, इसलिए सड़क पर अभी भी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और इस भीड़ में क्रांतिकारी भी मौजूद थे। वापसी के समय एक 19 वर्षीय सर्बिया के क्रांतिकारी ने राजकुमार को निशाना साधते हुए गोलियां चलाई, जिससे राजकुमार के साथ साथ सोफी भी मारी गई और इस तरह से राजकुमार और उनकी पत्नी सोफी मारे गए। ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांज जोसेफ इस घटना को नीति मानकर शांत रहे, लेकिन उनके विदेश प्रधान और उनके सेनापति ने सम्राट को सर्बिया के खिलाफ भड़काया, क्योंकि राजकुमार की हत्या करने वाला शख्स सर्बिया का रहने वाला था और ऑस्ट्रिया हंगरी के दक्षिण में स्थित सर्बिया, इन दोनों देशों में आपसी दुश्मनी थी। ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांज जोसेफ को उनके विदेश प्रधान और सेनापति ने भड़काया ताकि राजकुमार की हत्या का बदला लिया जा सके और सर्बिया को जीतकर उसे ऑस्ट्रिया हंगरी में शामिल कर ले। 23 जुलाई 1914 राजकुमार की हत्या के ठीक 25 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने 10 बातों का अल्टीमेटम प्रस्ताव सर्बिया को भेजा, जिसमें सर्बिया ने 10 में से 8 बातों को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन 2 बातों को अस्वीकार करने के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि इन 2 बातों से सर्बिया का राष्ट्र धर्म भंग होता था। इस पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लॉन्ग रेंज टैंकों से गोले बरसाने शुरू कर दिए और इस तरह से विश्व युद्ध का आगाज हुआ। धीरे धीरे इन दोनों देशों के साथ अन्य देश जुड़ते गए। उस समय प्रिंस बिस्मार्क ने 39 छोटे छोटे जर्मन निवासी राज्यों को मिलाकर 1871 में जर्मनी नाम का एक राज्य का गठन किया। इन 39 राज्यों में से पर्शिया का विलियम केचर इस जर्मन साम्राज्य का सम्राट बना, जिसके कारण पूरे यूरोप में भय का वातावरण छा गया। इटली का एकीकरण भी हुआ। इन नए नए एकीकरण का आधार जाति और भाषा थी। सर्बिया में सवाल जाति के लोग रहते थे। कुछ क्रांतिकारी सवाल जाति के लोग ऑस्ट्रिया हंगरी में भी निवास करते थे। रशिया एक सवाल राष्ट्र था, इसलिए वह ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने एक सवाल राष्ट्र खड़ा करना चाहता था, इसलिए वह सर्बिया का साथ दे रहा था। इस तरह हिटलर सहित जर्मनी के जर्मन जाति के लोग थे, इसलिए जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ था। उस समय नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था, इसलिए ताकतवर देश आक्रमण कर अधिक से अधिक क्षेत्रों पर राज करना चाहते थे। उस समय कई देशों में गठबंधन भी हो रखे थे, यानी कि एक देश को खतरा होने पर दूसरा देश सहायता करेगा। उस समय रशिया में साम्यवादी लोग क्रांति कर रहे थे। इस पर रशिया के जॉर्ज निकोलस ने युद्ध में सर्बिया का साथ देने का निर्णय लिया, क्योंकि लोगों का ध्यान
युद्ध की तरफ चला जाए और रशिया में साम्यवादी क्रांतिकारी रुक जाए। इस युद्ध में अटलांटिक ओशियन के उस पार बसे अमेरिका का इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था और ब्रिटेन भी तटस्थ था। जर्मन के सम्राट केचर और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम मामा बुआ के लड़के थे। फ्रांस के सम्राट ने ब्रिटेन से सहायता मांगी कि अगर जर्मनी फ्रांस पर हमला करेगा तो ब्रिटेन को फ्रांस का साथ देना होगा, लेकिन ब्रिटेन तटस्थ था। उधर जर्मनी ने फ्रांस के सामने सवाल रखा कि फ्रांस युद्ध में किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा। इस पर फ्रांस ने कहा कि जब युद्ध होगा तब फ्रांस खुद का निर्णय खुद करेगा। यह जवाब जर्मनी को अस्पष्ट लगा। जर्मनी को लगा कि यदि फ्रांस उनसे युद्ध करेगा तो एक साथ फ्रांस और रशिया से युद्ध करना संभव नहीं है, इसलिए जर्मनी ने पहले फ्रांस पर हमला करने का ठान लिया। फ्रांस ने जर्मन फ्रेंच के बॉर्डर पर 10 लाख सिपाही तैनात किए हुए थे। जर्मनी ने सोचा कि यदि वे फ्रांस के बॉर्डर पर लड़ाई करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए जर्मनी ने दूसरा रास्ता निकालने का सोचा। दरअसल जर्मनी और फ्रांस के बीच में बेल्जियम नाम का एक छोटा सा देश है। जर्मनी के सम्राट केचर ने सोचा कि यदि वे बेल्जियम से होकर फ्रेंच पर आक्रमण कर देंगे, इसलिए जर्मनी सम्राट केचर ने बेल्जियम के राजा अल्बर्ट को संदेश भेजा कि यदि आप अपने देश के लैंड हमें फ्रांस में घुसने के लिए यूज़ करने दें, हमारे 4 लाख सैनिक आपके देश से होकर गुजरेंगे और इससे बेल्जियम को होने वाली हानि जर्मनी वहन करेगा। इस पर बेल्जियम ने सोचा कि जर्मनी के पास कुल 45 लाख सैनिक है, जिसमें से 4 लाख सैनिक बेल्जियम से होकर जाएंगे और यदि जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया तो बेल्जियम के पास 1,17,000 का सैन्य बल है और वे जर्मनी का सामना नहीं कर पाएंगे। इस डर के कारण बेल्जियम ने जर्मनी को सहायता करने से मना कर दिया और तुरंत ही 3 अगस्त 1914 के दिन बेल्जियम ने ब्रिटेन से सहायता मांगी। ब्रिटेन से सहायता मांगने का कारण यह था कि 1839 का ब्रिटेन बेल्जियम सैन्य समझौता, इस समझौते के अनुसार यदि बेल्जियम को कोई खतरा होगा तो ब्रिटेन सहायता करेगा। उधर ब्रिटेन ने सोचा कि अगर जर्मनी फ्रांस को जीतकर इंग्लिश समुद्र को पार कर उनके देश तक पहुंच जाएगा और निष्क्रिय होने के कारण उनकी सरकार भी गिर सकती है। 4 अगस्त 1914 बेल्जियम के विरोध के बावजूद जर्मन सैनिक बेल्जियम में घुसे। बेल्जियम से संधि करने के कारण ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद गया और इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ वह देश भी शामिल थे जहाँ ब्रिटेन का राज था, इसलिए ब्रिटेन की तरफ से सबसे बड़ा सैन्य बल यानी भारतीय सेना भी इस युद्ध में शामिल हो गया। वहाँ का भारतीय सेना में से कुछ टुकड़ियाँ यानी 8,50,000 सैनिक जहाज में युद्ध करने के लिए ब्रिटेन भेजे गए। इधर ईरान, इराक, तुर्क में उस समय बड़े वाहन या गाड़ियाँ नहीं थी, इसलिए वहाँ से अश्व और ऊँट ले जाए गए। इस युद्ध में भारत के 80,000 सैनिक शहीद होने वाले थे, 60,000 से भी अधिक सैनिक घायल होने वाले थे। 3,000 घोड़े, 65,000 खच्चर, 11,000 ऊँट और 5,000 बैल की बलि इस युद्ध में चढ़ने वाली थी। लेकिन दुख और अफसोस यह था कि यह सब भारत के लिए नहीं था, बल्कि भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन के लिए शहीद होने वाले थे। इस युद्ध में ब्रिटेन के शामिल होने से धीरे धीरे 28 देश इस युद्ध में आ गए। इस युद्ध में अब तक अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। इधर ब्रिटेन के युद्ध में शामिल होने के कारण जर्मनी ने सोचा कि ब्रिटेन का समुद्र पर एकाधिकार खत्म हो जाए, इसलिए सम्राट केचर ने अपने देश की सबमरीन को अटलांटिक ओशियन पर काम करने पर लगा दिया। जर्मनी ने ब्रिटेन के जहाज़ों को निशाना बनाया, यहाँ तक कि पैसेंजर जहाज़ों को भी नहीं छोड़ा गया। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के वुडरो विल्सन से सहायता मांगी, लेकिन अमेरिका ने ब्रिटेन को सहायता करने से मना कर दिया क्योंकि वे अमेरिका को इस युद्ध में नहीं झोंकना चाहते थे। लेकिन 7 मई 1915 के दिन अमेरिका को भारी ठेस लगी जब जर्मन सबमरीन ने ब्रिटेन के एक बड़े जहाज़ को नष्ट कर दिया गया, जिसमें 11 से 58 लोग मारे गए, जिनमें से 128 लोग अमेरिका के थे। तब अमेरिका इस युद्ध में कूदने वाला था, लेकिन जर्मन सम्राट केचर ने अमेरिका से माफ़ी मांगी कि अगली बार से अंधाधुंध छापेमारी कर आगे टारगेट नहीं किया जाएगा, यानी कि जर्मन पहले जहाज़ में यह चेक करेगा कि जहाज़ में कोई अमेरिकी नागरिक तो नहीं है। यदि नहीं हुआ तो फिर जहाज़ को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन यह शर्त जर्मनी को हानि पहुंचाई, क्योंकि जब जर्मन सैनिक जहाज़ में यह चेक करने जाते थे कि क्या कोई अमेरिकी नागरिक जहाज़ में तो नहीं है, इतने में ब्रिटिश सैनिक पहले ही जर्मन सैनिकों को ख़त्म कर देते। इससे जर्मनी को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए सम्राट केचर ने सोचा कि अमेरिका को उसकी घरेलू लड़ाई में ही उलझा जाए। इसलिए जर्मनी ने मेक्सिको का अमेरिका के खिलाफ उकसाया, क्योंकि कैलिफोर्निया, नेवाड़ा, उट्टा, न्यू मेक्सिको और हार्मिंग राज्य पहले मेक्सिको के ही थे, लेकिन 1818 में अमेरिका ने ले लिए थे। यह प्रदेश 13 लाख स्क्वायर मीटर का था। इस प्रदेश को वापस मेक्सिको को दिलाने का संदेश जर्मनी ने एक कोडवर्ड के रूप में मेक्सिको को भेजा था। इसमें मेक्सिको को करना बस यही था कि मेक्सिको को अमेरिका के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर देना था और उसके बाद जर्मन सैनिक मेक्सिको की सहायता करने के लिए आ पहुंचने वाला थे। यह संदेश सांकेतिक और गुप्त था, लेकिन इस संदेश को ब्रिटिश गुप्तचरों ने डिकोड कर अमेरिका के प्रमुख वुडरो विल्सन को दे दिया। फिर क्या था, 6 अप्रैल 1917 के दिन अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। उसके साथ ही क्यूबा, पनामा, सियमा यानी कि थाईलैंड, चीन, ग्रीस, ब्राज़ील, हैती,
जैसे देश भी इस युद्ध में कूद पड़े। इटली और 5 देश पहले इस युद्ध में कूद पड़े थे। उस समय लगभग पूरा विश्व 2 खेमों में बढ़ गया था, जिसमें से एक एलाइड पावर्स और दूसरा केंद्रीय शक्तियाँ थी। यह युद्ध 4 वर्ष 4 महीने और 11 दिन चला, जिसमें 11 करोड़ लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, अरबों की संपत्ति का नुकसान हुआ, कई जीव जंतु मारे गए। इतना ही नहीं, 1918 के समय युद्ध समाप्ति के समय इन्फ्लुएंजा महामारी फैली, जिसके कारण दुनिया भर में 17 से 50 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या शुरू हुई लड़ाई से लगभग पूरी दुनिया ही युद्ध में कूद पड़ी। इस युद्ध से पूरी दुनिया में बेहद बड़े बदलाव आए। रशिया में 370 साल के जाटशाही खत्म हो गए और वहाँ साम्यवाद की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद ये साम्यवाद देश रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वार होने वाला था, जिसके चलते ये दोनों देश 30,000 परमाणु बम बनाने वाले थे। इस युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कई अन्याय भी हुए, जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध होने वाला था। ब्रिटेन का सूरज लगभग अंत होने वाला था और पश्चिम में अमेरिका नाम की एक नई शक्ति बनने वाली थी। इस युद्ध में यूरोप की कई कंपनियां और उद्योग खत्म हो चुके थे। अब यूरोप में कुछ भी पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए यूरोप की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका में नए उद्योगों के जन्म रहे थे, जिसके कारण अमेरिका अमीर देश बना। ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग देश बने। मोंटेनेग्रो नामक देश का कोई अस्तित्व नहीं रहा। यूगोस्लाविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड नए देश जन्मे। रोमानिया का भूगोल लगभग दुगना हो गया। इस युद्ध से जर्मनी को भारी नुकसान हुआ। हार के कारण केचर को लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा भूभाग अपने पड़ोसी देशों को देना पड़ा। जर्मनी के रेलवे, इंजन, सबमरीन टेक्नोलॉजी फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध में नुकसान के कारण छीन लिए और ऊपर से $50 अरब की पेनल्टी लगाई, जिससे जर्मनी में असंतोष छा गया। यहाँ एक घटना का वर्णन करना बेहद आवश्यक है। प्रथम विश्व युद्ध में हुई एक आकस्मिक घटना ने आने वाली स्थिति को बदल दिया। घटना यूँ थी कि ब्रिटिश सैनिक हेनरी टेंडी फ्रांस की उत्तरी सीमा में जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहे थे। लुइस टाइप की राइफल के साथ वे और उनके साथी कई घंटों से जर्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने जर्मन सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इन सब के बीच अचानक से, या यूँ कहिए कि आकस्मिक से, एक जर्मन सैनिक टेंडी के राइफल लाइन के सामने आ खड़ा हुआ। वह जर्मन सैनिक घायल था और उसने हेनरी टेंडी ने उसे शूट करने की सोच बदल दी और अपनी राइफल नीचे झुका दी और वह जर्मन सैनिक एक आर्टिफिशियल स्माइल के साथ वहां से दूर चला गया। कई सालों बाद हेनरी टेंडी को बेहद ही पछतावा हुआ, क्योंकि टेंडी की राइफल का जो शिकार नहीं हुआ था वह जर्मन सैनिक कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था। विधि का विधान देखिए दोस्त, गोली चलने के कारण पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरी गोली के न चलने के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दोस्तों, यह थी विश्व युद्ध प्रथम की पूरी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट कीजिए और आप हमारी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका धन्यवाद।